अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ द एग्ज़ाम 2021 हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और अगर इसको देखा जाए तो बड़ा कॉम्प्लेक्स नज़र आता है, लेकिन बेसिकली जो है इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। तो 20 मार्क्स की जो एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला जो आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें से जो 3 पार्ट्स हैं वो पोइट्री में से आते हैं, पोएम्स में से आते हैं, और 2 पार्ट जो है वो जो 4 प्लेस दिए हुए हैं उनमें से आते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस हैं, एक तो बियर वाला जो प्ले है एंटन चेखव का लिखा हुआ, और दूसरा जो है द बॉय कम्स होम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप प्रीवियस पेपर में देखें तो इन 2 प्ले में से ज़रूर जो है कोई ना कोई स्टैंजा आता है, कोई ना कोई एक्सट्रैक्ट, कुछ लाइंस इसमें से ज़रूर आती हैं। तो इसमें आपने करना क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको कट मार्क्स ये मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। तो 7 नंबर का ये क्वेश्चन है और आप कम से कम जो है ये जो 2 प्ले हैं, द बियर और दूसरा जो है द बॉय कम्स होम, ये 2 आप ज़रूर करें। इन 2 में से और आप कुछ ना करें, आप सिर्फ ये दो जो मैंने पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये 2 आप कर लें। 100% इसके चांसेस हैं पेपर में ज़रूर ये क्वेश्चन आएगा इन 2 प्लेज में से। तो इसमें से स्टूडेंट्स एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जहाँ से भी लाइंस दी जाए, इन 2 प्लेस की बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट कम से कम आपको ये ज़रूर समझ आ जाएगी कि ये बियर में से लाइंस दी गई, उसके टेक्स्ट से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये बियर में से हैं, और ये द बॉय कम्स होम जिसमें अंकल जेम्स और फिलिप वाला जो चैप्टर है, जो प्ले है, उसमें से आपने क्या करना है। अब देखिए इसकी मार्क्स डिवीजन क्या है। 3 इसमें आपने हेडिंग देनी होती है। पहली हेडिंग क्या होती है, आपने रेफरेंस देना होता है। रेफरेंस में आपने ये लिखना है कि ये जो लाइंस हैं, ये जो प्ले है किसने लिखा है, कौन से प्ले की ये लाइंस हैं। 2 नंबर तो ये हो गए। इसी तरह 2 नंबर आपके कॉन्टेक्स्ट के होते हैं, 3 और 2 5 नंबर, 2 और 2 4 नंबर हो गए। 3 नंबर आपकी किसके हैं, ट्रांसलेशन के हैं। तो 100% बिलीव मी, इनमें से ज़रूर आपका लाइंस आएंगी। अब इसको हम देखते हैं। द बॉय कम्स होम जो है, इसमें से जो भी वो लाइंस दे, आपने उसको कैसे डील करना है। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है रेफरेंस की, और रेफरेंस में क्या लिखा होता है कि दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले। आपने इसमें लिखना है फ्रॉम द प्ले, लिख के आगे आपने प्ले का नाम लिखना है इन्वर्टेड कॉमास में, और फिर आपने जिस राइटर ने, जिस प्ले राइट ने इनको लिखा है, आप उसका नाम लिखेंगे। या अगर आप रेफरेंस को सिर्फ इस तरह लिख देते हैं कि रेफरेंस लिख के आपने राइटर का नेम लिखा, अब ए मिल्न ने ये लिखा है, ए मिल्न, और प्लेस नेम क्या है, द बॉय कम्स होम। 2 नंबर आपके ये कंफर्म हो गए। इसके बाद आगे आए, कॉन्टेक्स्ट में आपने क्या लिखना होता है, चाहे वो पोएम्स का कॉन्टेक्स्ट है, चाहे वो प्लेस का कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली आपने लिखना क्या है। मेरी कोशिश है कि मैं मुख्तसर टाइम में अपने इस पॉइंट को क्लियर करूं, आपका ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट ना हो। आपने कॉन्टेक्स्ट में लिखना होता है कि ये जो लाइंस ली गई हैं, ये प्ले के या पोएम्स के किस हिस्से में से ली गई हैं। ये प्ले के स्टार्ट में से ली गई हैं, प्ले के एंड में से ली गई हैं, या प्ले के मिड में से ली गई है। और प्ले में इस चीज़ को जज करना मुश्किल है, क्योंकि वो प्रोज में लिखा हुआ है, पोएट्री वाली फॉर्म में तो है नहीं कि जल्दी समझ आ जाए। तो आपने फिर इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो भी लाइंस आए, इन 2 प्लेस की बात कर रहा हूँ, जहाँ से भी वो लाइंस आए, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वो आपने क्या लिखना है। एक तो आपने इन 2 प्लेस के नाम वैसे आपको याद है, आपने इनके राइटर्स के नेम जो है ना, ए मिल और एंटन चेखव, ये 2 एक नंबर का ये क्वेश्चन आपका कंफर्म 1 मार्क्स हो जाएंगे, 2 मार्क्स से। रेफरेंस लिखने के बाद आपने कॉन्टेक्स्ट जहाँ से भी वो लाइन दे, आप द बॉय कम्स होम, इसमें से जहाँ से भी वो लाइन दे, आपने कॉन्टेक्स्ट उसका क्या लिखना है, आपने उसको यहाँ से शुरू करना है कि इन दिस कॉमिकल प्ले, ये कॉमेडी है ना, सीरियस प्ले तो नहीं है, कॉमिकल प्ले है, मतलब कॉमेडी है।
तो आपने क्या लिखना है कि इन दिस कॉमिकल प्ले द राइटर कन्वेज द इम्पोर्टेंस ऑफ जनरेशन गैप। इस देखें कॉन्टेक्स्ट में एक तो ये बताना होता है कि ये लाइंस जो हैं वो प्ले के कौन से हिस्से में से ली गई हैं, सेंटर में से ली गई हैं, स्टार्ट में से, एंड से, उसका आपको पता नहीं है, तो फिर आप किस तरह लिखेंगे। दूसरा पॉइंट जो कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाता है उस पोएम का या उस प्ले का जो सेंट्रल थीम है ना, वो आपने लिखना होता है, उसके मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं। ऐसे नहीं कि लंबी चौड़ी समरी आप पूरी एक तरतीब से उस पूरी पोएम की या प्ले की कहानी स्टोरी लिखते, नहीं, ऐसे नहीं होता। आपने उसका थीम लिखना होता है, आपने उसका सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा इससे। तो आपने क्या लिखना है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ जनरेशन गैप थ्रू द कैरेक्टर्स ऑफ अंकल जेम्स एंड फिलिप। एक लाइन ये हो गई, पक्का आपने इसको रटन मारना है, 2-3 दफ़ा आप इसको लिखें, याद हो जाएगा। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम आर्मी फिलिप वांट्स टू एंजॉय हिज लाइफ बट हिज अंकल फोर्सेस हिम टू फॉलो द होम डिसिप्लिन। कि अंकल जेम्स ने जो डिसिप्लिन बनाया हुआ था कि नाश्ता इस टाइम होगा जी, रात का खाना इस टाइम होगा, उसने एक डिसिप्लिन, तो फिलिप जो है वो आर्मी से वापस जो है वो घर आया था, तो वो ज़िंदगी की कुछ इंजॉय करना चाहता था, वो इन आर्मी के रूल से, डिसिप्लिन से जो है वो तंग आ चुका था। और फिर से जो अंकल जेम्स हैं वो उसको कह रहे हैं कि नहीं आपने जी ये वाला डिसिप्लिन फॉलो करना है, ये वाला डिसिप्लिन फॉलो करना है। forces him to follow the home discipline and in this way the result comes opposite। और इस तरह रिजल्ट उसका क्या है, अपोजिट निकलता है कि वो पुरानी सोच का बंदा है और फिलिप जो है वो यंग जनरेशन से बिलोंग करता है। ये इसका थीम है जनरेशन गैप, जो कि मेन पॉइंट था वो आपने लिख दिया। और रिजल्ट इसका अपोजिट आता है कि वो पिस्टल निकाल लेता है और डंके की चोट पे जो है, गन पॉइंट पे जो है, अंकल जेम्स को उसकी बात जो है वो मानना पड़ती है। तो वो इतनी स्टोरी पूरी आपने नहीं लिखनी, आपने मेन पॉइंट लिखा है। इसके बाद अब इसमें से द बॉय कम्स होम में से जहाँ से भी लाइंस आए, आपने इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो सेम यही वाला लिख देना है। ठीक है, थीम हमने लिखा, मेन पॉइंट्स हमने रेज कर दिया कॉन्टेक्स्ट में। इसके बाद एक्सप्लेनेशन की जो हेडिंग है सॉरी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में आपने क्या लिखना है, उसमें आपने जो लाइंस दी गई उन्हीं को आप पैराफ्रेज कर दें, जितना आपको समझ आता है। उसमें पूरी कहानी नहीं लिखनी है, जितनी लाइंस दी गई हैं उसी को आप ब्रीफली, जितना आपको समझ आता है उसको आप एक्सप्लेन कर दें। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसको लंबा चौड़ा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, मुख्तसर छोटे छोटे सेंटेंसेस लिख के मुख्तसरन जो लाइंस दी गई हैं, 2-3 लाइंस, 2 लाइन या 2.5 लाइन या 3 लाइन्स होती हैं, जितना आपको समझ आए आपने उसको एक्सप्लेन कर देना है। क्यों आपको मार्क्स उसके ज़रूर मिलेंगे, उसकी वजह क्या है कि ऊपर आपने जो रेफरेंस दिया हुआ है, जो कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्सचुअली ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं, वो वही लिख रहा हुआ है जो लिखना चाहिए था। इसलिए अगर आप ये लिखेंगे तो आप एक्सप्लेनेशन में थोड़ा बहुत अगर डंडी मार जाते हैं तो आपका जो कॉन्टेक्स्ट है ये आपकी एक्सप्लेनेशन को कवर करेगा। तो 2 नंबर आपके अगर आप ये याद कर लेते हैं तो ये कंफर्म हो गए। अगर आप इस तरह ये वाली लाइंस कंफर्म 100% श्योर अगर आप इस तरह लिख देते हैं तो इसमें से ये जो 2 नंबर है यहाँ भी आपको और नहीं तो 1.5 आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमने वही लिखा है जो लिखना चाहिए। एक्सप्लेनेशन आगे आप ब्रीफली वही लाइन जो दी गई है उसी को, कोई उसमें स्टोरी आपने नहीं डालनी है। तो ये इसमें से है। अब दूसरा है द बियर। बियर में से आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने फिर रेफरेंस देना है। रेफरेंस में आपने क्या लिखना है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले द बियर, उसको भी ऐसे लिख सकते हैं आप बियर। और ये बात जहन से निकाल दें कि आपको समझ नहीं आएगी कि कौन से प्ले में से लाइन्स दी। नहीं, जो स्टूडेंट बीए का है, वेदर ही इज़ रेगुलर स्टूडेंट और प्राइवेट स्टूडेंट, एटलीस्ट वो इस बात को ज़रूर जज कर जाएगा कि ये लाइन कौन से प्ले में से है, ये बियर में से है या बॉय कम्स होम में से है। ये इस टेंशन को आप छोड़ दें, वो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी कि ये कौन से प्ले में से, इतना ज़रूर आप इसको जज कर लेंगे। इंटर्नशिप, इसके राइटर का नाम, तो ये 2 नंबर आपके ये हो गए। अब इस क्योंकि ये भी एक लंबा चौड़ा प्ले है तो याद रखना लाइन्स को मुश्किल है, क्योंकि ये पोएम तो नहीं है कि 10-12 लाइन्स की लेंथी एक प्ले है। तो इसमें भी आपने वो जनरल सा जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वो लिखना है। कैसे आपने लिखना है कि इन दिस आयरोनिकल प्ले, ये वर्ड आपने ऐसे ही लिखना है, आयरोनिकल, आयरनी, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर, इस प्ले के अंदर इसका थीम ही आयरनी है। आयरनी किसे कहते हैं कि जिसमें सरफेस मीनिंग कुछ और हो, हिडन मीनिंग्स कुछ और हो, आप बात कुछ और कर रहे हो लेकिन मुराद आपकी कुछ और हो।
तो इसमें आप ये लिखेंगे कि इन दिस, और ये मुश्किल नहीं है, जानबूझ के मैंने कुछ वर्ड्स इसमें डाले हैं जो इसके थीम को कन्वे करते हैं। तो आपने 2-3 दफ़ा आप याद करने का क्या मेथड होता है, जब आप किसी चीज़ को याद करते हैं तो आप ऐसे करें कि उसको 3 दफ़ा लिखा करें। लिखने जब आप लिखते हैं 3 दफ़ा तो 60 to 70% जो है ना वो आपको याद हो जाता है। तो लिखा करें 2-3 दफ़ा, उसके बाद याद किया करें। तो आपने ये 3-4 दफ़ा लिखना है। क्या लिखना है? इन दिस एरोनिकल प्ले, इस एरोनिकल प्ले में द राइटर शोज द डिफरेंस, वो एक डिफरेंस शो करता है बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, अपीयरेंस और रियलिटी, कि अपीयर कुछ और हो रहा है और रियलिटी जो है वो कुछ और है। थ्रू द कैरेक्टर ऑफ पप्पा, पप्पा के कैरेक्टर के थ्रू जो है वो रियलिटी और डिसेप्शन जो है, अपीयरेंस जो है वो इसमें वाज़ेह करता है। व्हेन स्मिर्नव डिमांड्स हिज लोन, शी इज इन ब्लैक क्लोथ्स, ब्लैक क्लोथ, वो एक बड़ा गम ज़दा है, वो बड़ा मातम कर रही है, काले कपड़े उसने पहने हुए हैं। आउट ऑफ सारो, गम की वजह से। कौन सा गम है कि 7 महीने पहले जो है उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। एंड प्रिटेंड्स, और वो बहाना करती है, शो करती है, प्रिटेंड्स हर लॉयल्टी, अपनी वफादारी को शो करती है टू हर हस्बैंड, डेड हस्बैंड। बट वेरी सून, लेकिन होता क्या है, जो कुछ वो शो कर रही होती है, थोड़े ही लम्हात के बाद, कुछ देर के बाद जो है वो सब चेंज हो जाता है। बट वेरी सून शी गेट्स रेडी टू मैरी स्मिर्नव, लेकिन बहुत जल्द जो है वो स्मिर्नव से, वो जितनी गमज़दा थी, वो कैसे उसने अपने आप को जो है, उसने ये कहा था कि आई एम डाइड विद माई हस्बैंड, उसके साथ, वी बोथ आर डेड, टेक्स्ट में से लाइन है कि हम दोनों मर चुके हैं। लेकिन देखें कि वो शो कैसे कर रही है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। बट वेरी सून शी गेट्स रेडी टू मैरी स्मिर्नव, क्यों? एज ही इज़ इकोनॉमिकली वेल एस्टेब्लिश्ड, माली तौर पर वो बड़ा इस्टेब्लिश है। एंड इन दिस वे हर डिसेप्शन, और इस तरह उसका जो दिखावा है, उसका जो धोखा है पप्पा का, कम्स टू द सरफेस, वो सरफेस पे आता है, वो नज़र आ जाता है। तो ये आपने उसका कॉन्टेक्स्ट लिखना है। अब आगे इसकी एक्सप्लेनेशन, अगर ये कॉन्टेक्स्ट आप दोनों का इसी तरह लिखते हैं, जनरल कॉन्टेक्स्ट है, जहाँ से मर्जी वो लाइन दे दे, और ये बड़े फेमस प्ले हैं, इन दोनों में से ज़रूर जो है वो लाइन देगा। तो आपने क्या करना है कि इन 2 जो प्ले हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले हैं, मैं बार बार इस चीज़ को रिवाइज कर रहा हूँ, इनके आपने जो राइटर्स के नेम है, यार 2 तो नाम हैं, ये आपने याद करने हैं। प्ले का नाम याद नहीं करना, वो आपको एग्ज़ाम में 100% आई बिलीव इन इट, क्योंकि हम भी स्टूडेंट्स को डील कर रहे हैं, तो वो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि लाइन जो है वो कौन से प्ले में से हैं। तो 2 नंबर आपकी वो हो गए। कॉन्टेक्स्ट अगर आप इस तरह, ना ज़्यादा ना कम, इस तरह आप लिखते हैं तो आपको इसका फ़ायदा क्या होगा इस तरह लिखने का, कि एक तो ये एग्जैक्ट जो रिक्वायरमेंट है एग्जामिनर की उसको पूरा कर रहा है, और दूसरा इसमें ये इररेलेवेंट नहीं है, ये रेलिवेंट है, इसमें कोई कहानी नहीं है, वही लिखा है जो लिखना चाहिए था, जो एग्जामिनर की डिमांड है। तो फिर जब आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे उसको आप ब्रीफ करके लिखेंगे, जो लाइंस दी गई, जो कुछ आपको समझ आए, आप उसको छोटे छोटे सेंटेंसेस, 3-4 सेंटेंसेस में लिख देना, उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि एक्सप्लेनेशन अगर आप थोड़ी बहुत वीक भी कर देते हैं तो वो कवर हो जाएगी। तो इस तरह ये जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से कम आप 5 to 6 मार्क्स जो है वो ज़रूर आप इसमें से गेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर था आज का, आप ज़रूर इसको जो है वो जहन में रखना, क्योंकि जितने भी आप प्रीवियस पेपर उठाएंगे तो इन 2 प्ले में से ज़रूर एक्सट्रैक्ट, ज़रूर लाइंस आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।